लास्ट क्लास में बच्चे हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उस चैप्टर का नाम था इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने बताया था बच्चे आपको कि इस चैप्टर में जो हम बेसिकली रीड करेंगे वो ये करेंगे कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी बिफोर ब्रिटिश रूल किस तरीके से थी, और जब ब्रिटिश रूल से हम आजाद हुए 1947 में तो उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरीके की थी। उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे जिसमें से एक टॉपिक था बेटा क्या हमारा एग्रीकल्चर। तो आज का जो मेजर पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है बेटा आपका इस चैप्टर के साथ साथ सेकंड चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड। तो टॉपिक क्या है बेटा, स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। यानी जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर जो था वो किस तरीके का था। तो यहाँ दिया हुआ है एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहला टर्म आता है बेटा यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे बेटा ध्यान से समझना जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ। दो टर्म आए यहाँ पे, एक है प्रोडक्शन और एक है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को बोला जाता है उत्पादकता और प्रोडक्शन को बोला जाता है उत्पादन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हिंदी तो और मुश्किल है आप लोगों के लिए, समझ सकता हूं। समझो डिफरेंस क्या होता है कि आप में से जो भी यहाँ पे बच्चा बैठा है वो इकोनॉमिक्स में कितना स्कोर कर सकता है 100, वो क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी है कि मैक्सिमम आउटपुट कितना आ सकता है आपका। प्रोडक्शन क्या होगा, जितना आप एक्चुअल के अंदर स्कोर करोगे। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता था एग्रीकल्चर के अंदर की जो पर हेक्टेयर लैंड है उस जमीन पे हम मैक्सिमम कितना व्हीट या राइस उगा सकते हैं, वो उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल है। प्रोडक्शन वो होता था जो एक्चुअल में मैंने वहां पे करा है। तो वो कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही क्या थे उस टाइम पे बहुत कम थे। रीजन क्या था सर उसका, प्रोडक्शन रेफर्स टू द टोटल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द आउटपुट पर हेक्टेयर लैंड। बोथ वर वेरी लो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। दोनों ही क्या थे बेटा, बहुत ज्यादा कम थे। उसके रीजंस क्या थे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, एक तो टेक्नोलॉजीज नहीं थी हमारे पास पे, और लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई के साधन हमारे पास यानी पानी की पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता था। फिर आता है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेटा जो हमारा एग्रीकल्चर था ना, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, ना तो टेक्नोलॉजी थी ना इरिगेशन फैसिलिटी थी, तो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट था किसके ऊपर, रेन के ऊपर, बारिश के ऊपर। तो एक टैगलाइन बनी हुई थी, गुड रेन मींस गुड फार्मिंग, बैड रेनफॉल मींस बैड फार्मिंग। अच्छी बारिश के अंदर क्या होगी, फसल अच्छी उगेगी। तो देखो लिखा है एग्रीकल्चर इन इंडिया वाज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल ड्यू टू द लैक ऑफ द परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन डैम्स एंड वेल्स एंड नो एफर्ट्स बाय द ब्रिटिशर्स वर मेड टू स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और ब्रिटिशर्स ने बेटा किसी भी तरीके से कोई भी स्टेप नहीं उठाया था जिससे कि क्या कर सके, वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत कर सके। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों किया था, तो सिंपल सा रीजन है बेटा, जो ब्रिटिशर्स थे वो नहीं चाहते थे कि इंडिया किसी भी तरीके से ग्रो करे। फिर आता है द डोमिनेंस ऑफ अ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है पहले ये समझिए बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे अभी एक टॉपिक आएगा उसको भी यहीं पे क्लियर कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। ये सिस्टम शायद आपने बेटा कभी पढ़ा हो, इसे बोलते हैं हम जमींदारी सिस्टम। इसमें तीन पार्टीज है, मान लो एक तो हमारे यहाँ पे जमीन हो गई, यहां पे हो गए बेटा फार्मर्स, और यहां पे थे हमारे पास ब्रिटिशर्स। बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है। एक्चुअल में ना ब्रिटिशर्स को इंडिया के अंदर एक चीज पता चली जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया पे राज भी किया इतने साल। उन्हें ये समझ आया जो आज भी प्रेजेंट में इंडिया में पाई जाती है। उनको ये दिखा कि भैया इंडिया के अंदर ना सबसे ज्यादा जो कॉमन इनकी वीक पॉइंट है वो क्या है कि सबको पावर चाहिए। सबको क्या चाहिए, किसी ना किसी तरीके के। देखो आज हम एक छोटे से इलाके में रहते हैं दिल्ली के, सबको प्रधान बनना है, हर गली में प्रधान है एक, ठीक है भाई मैं प्रधान हूं, मेरी जान पहचान देख लो। सबको प्रधानी का शौक शुरू से रहा इंडिया के अंदर, सबको क्या चाहिए थी, एक पावर चाहिए थी। ब्रिटिशर्स को ये गेम समझ आ गया। उन्होंने क्या करा कि जो हमारे इंडिया के जो रईस व्यक्ति हुआ करते थे, अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे, उनको बुलाया और उनको लालच दिया कि एक काम करो, हम ना आपको जमीनों का क्या बना देते हैं, जमींदार बना देते हैं। ये जमीनें किसकी हो गई, आपकी हो गई। उसके बदले में आप क्या करना, आप हमें ना कोई भी रेंट चार्ज करेंगे हम आपसे, वो आप हमें दे दिया करना। और आपको हम ये छूट दे देंगे, ये पावर दे देंगे कि आप किसानों से जितना चाहे उतना मनचाहा क्या कर सकते हो, फिर रेंट वसूल सकते हो। यहां तक समझ आई कहानी। फॉर एग्जाम्पल अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा बेटा, इनको जमीन दी, इन्होंने 1000 गज जमीन मान के चलते हैं उस टाइम पे 500 के रेट से दी, ठीक है। अब ये जमीन किसकी हो गई, जमींदारों की। जमींदार क्या बन गए बेटा, इस जमीन का ओनर बन गए। अब इनके पास राइट था कि जो भी फार्मर इनके पास आएगा जमीन किससे लेने आएगा, जमींदारों से लेने आएगा। अब ये क्या करते थे बेटा, इनसे
बहुत ज्यादा अनइवन रेंट चार्ज किया करते थे। मान लो 100 गज के ही इनसे 500 रुपए मांग लिए इन्होंने। खुद कितने ली, 1000 गज 500 में, और उनसे कितने मान लिए, 100 गज के ही 500। एक एग्जांपल है ये सिर्फ। तो इसको बोला गया कि इन्होंने फार्मर्स को क्या कर दिया, एक तरीके से लूटना स्टार्ट कर दिया। अब लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो इंडिया का फार्मर था ना बेटा, उस टाइम पे क्या था, बहुत ज्यादा गरीब था। उसके पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि अभी अभी तो हम किसके अंडर चल रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अंडर चल रहे हैं, पैसा कहां से होगा भाई। अब फार्मर के सामने प्रॉब्लम आई कि भैया मैं करूं क्या, रेंट कैसे दूंगा। तो जमींदारों ने, इन्होंने इनको आइडिया दिया, आप एक काम करो, आप इनसे रेंट के बदले में क्या बोलो कि जो आप फसल उगाते हो ना, वो रेंट के बदले में हमें दे दिया करो। अब क्या हो रहा है भाई, किसान मेहनत कर रहा है, फसल उगा रहा है, लेकिन जो फसल उगा रहा है वो उसके घर नहीं आ रही, वो क्या हो रही है, सारी की सारी रेंट के रूप में किसके पास जा रही है, जमींदारों के पास जा रही है। तो किसान को यह समझ आया कि भाई मैं इतनी मेहनत भी करता हूं, इतना काम भी करता हूं, लेकिन मेरे को फायदा तो कहीं से हो ही नहीं रहा, मैं तो कर्जे में और जा रहा हूं। तो इन्होंने क्या करा, मान लो किसी फार्मर के पास 100 गज जमीन थी, किसी फार्मर के पास 50 गज जमीन थी। तो फार्मर्स ने ये डिसीजन लिया कि भाई हम मेहनत करें ही क्यों, हमारे पास जितनी खुद की जमीन है ना घर के अंदर, उसी पे फसल उगाया करेंगे और अपने लिए उगाया करेंगे, जितनी हमारे घर के लिए जरूरत है, हमें बाहर के लिए उगाने की जरूरत नहीं है। इसे बोला जाता है क्या बेटा, सेल्फ सब्सिस्टेंस बोला जाता है, अपने निर्वाह के लिए। अपने निर्वाह के लिए मतलब अपनी फैमिली के लिए जितनी जरूरत है उतना प्रोडक्शन करना, ये क्या कहलाता है, हमारा सेल्फ सब्सिस्टेंस कहलाता है। तो वहां पे देखो पॉइंट क्या दिया हुआ आपको बच्चे, यहां पे यही पॉइंट आपको मेंशन है, कहता है द डोमिनेंस ऑफ अ सेल्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन फार्मिंग दैट इज डन जस्ट टू मीट द बेसिक नीड ऑफ द फार्मर एंड हिज फैमिली। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है, सिर्फ उतना प्रोडक्शन करना जितना खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए रिक्वायर्ड है। इन इंडिया subsistence based farming was done resulting in little or no surplus left for the sale, meaning that there was lack of commercial outlook। कहता है इंडिया के अंदर क्या था कि जो फार्मर उगा रहा था ना, उसके पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचता था कि वो बाजार में जाके बेचे और उससे कोई मुनाफा कमा सके। दिस लेड टू द बैकवर्ड ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द नेशन। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब फार्मर कम उगाना स्टार्ट कर देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या हो गया हमारे देश के अंदर, बढ़ने की जगह धीरे धीरे क्या होता चला गया, खत्म होता चला गया और नीचे आता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉयल एंड टिलर ऑफ द सॉयल। देखो ओनर ऑफ द सॉयल कौन होगा, यहाँ पे जमींदार। कौन होगा बेटा, टिलर ऑफ द सॉयल कौन होगा, हमारे फार्मर्स भाई। ठीक है, कहता था ओनर ऑफ द सॉयल शेयर द आउटपुट विद द टिलर, बट दे डिड नॉट शेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब वो क्या रहा था, फार्मर के साथ एक और प्रॉब्लम है, जमींदार कितने तेज हैं, कहते हैं रेंट तो दोगे ही, जो आप फार्मिंग करोगे वो रेंट के बदले में दोगे। तो जमींदारों को फार्मर ने कहा ठीक है भैया, हम आपको ना दे दिया करेंगे वो फसल, लेकिन जो हम फसल उगा रहे हैं, जो उसमें हमारा खर्चा आ रहा है, रॉ मटेरियल लग रहा है, बीज लग रहे हैं, खाद लग रहे हैं, उसका पैसा भी तो शेयर करो आप हमारे साथ। वो पैसा इन लोगों ने इनके साथ शेयर नहीं करा। यानी सारा बनाने का खर्चा किसका, फार्मर का, जो बन के आएगा वो किसके पास जाएगा, जमींदारों के पास। तो लगातार घाटे में कौन जा रहा है, हमारा फार्मर जा रहा है। ठीक है, द ओनर वर सिंपली इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर इनकम इन टर्म्स ऑफ द शेयर ऑफ आउटपुट। ओनर जो था उसको क्या मतलब है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ता चला जाए, यानी जमींदार क्या चाहते थे कि हमारा प्रॉफिट क्या होता चला जाए, लगातार बढ़ता चला जाए। फॉर टिलर एग्रीकल्चर वाज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। जो टिलर थे फार्मर्स ने उसको क्या बना लिया बेटा, एक सब्सिस्टेंस का सोर्स बना लिया कि हमारा गुजारा चलता रहे बस। एंड फॉर द ओनर इट वाज अ सोर्स ऑफ इनकम विदाउट इन्वेस्टमेंट, क्रिएटिंग अ वाइड इकोनॉमिकल गैप बिटवीन टू। और जो जमींदार थे उनके लिए क्या सोर्स था, ये इनकम का सोर्स था। तो हुआ क्या, आपने एक पॉइंट पढ़ा कि गल्फ बिटवीन द, गैप कैसे बढ़ता गया बेटा, जो जमींदार थे वो और ज्यादा क्या होते चले गए, रईस होते चले गए। फार्मर क्या होते चले गए, और ज्यादा गरीब होते चले गए, क्योंकि सारा मुनाफा किसके पास जा रहा था, जमींदारों के पास। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। बेटा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल का मतलब छोटा, फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है टुकड़ों में। ठीक है, अब ध्यान से इसको भी एग्जांपल को समझिए पहले आप। यहां पे देखिए बेटा, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। अब जो फार्मर था ना बेटा, उसके साथ एक प्रॉब्लम और थी। उसके पास सपोज करो 500 गज जमीन है। ठीक है, अब उस 500 गज में से 100 गज तो हो गई बलबीर नगर में, 100 गज है रामनगर में, 100 गज दिलशाद गार्डन, 100 गज हो गई वेलकम। ठीक है, दुर्गापुरी, ऐसे करके क्या फ्रेगमेंटेड है, फ्रेगमेंटेड का मतलब टुकड़ों में है। अब देखो यहाँ पे लॉस क्या हो रहा होगा, सर इसे क्या करनी है, खेती।
पांचों जगह से अलग अलग जाना होगा तो टाइम क्या लगेगा सर, बहुत ज्यादा, है ना। जो उसकी कॉस्ट ऑफ आउटपुट आ रही होगी, खर्चा आ रहा होगा, वो भी क्या आ रहा होगा सर, ज्यादा आ रहा होगा। दूसरा, क्योंकि ये जमीनें छोटी हैं तो यहाँ पे बेटा वो अपनी टेक्नोलॉजी का भी पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप खुद सोचो, किसी के पास 100 गज का खेत है, उसमें क्या ट्रैक्टर चलाएगा, वो क्या थ्रेशर चलाएगा, चलेगा, खड़ा ही होगा उसमें, चल तो सकता ही नहीं बेटा। 100 गज क्या है, छोटी सी जमीन है, एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे आएगा, खत्म हो गया। यानी वो अपनी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल पूरे तरीके से नहीं कर पा रहा, जिस वजह से उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था। ठीक है, तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड का मतलब समझ आ गया क्या, छोटी और टुकड़ों में जमीनें थी जिसकी वजह से फार्मर का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा था। अब पॉइंट्स को पढ़ते हैं बेटा, यहां देखिए, कहता है देयर वर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स लीडिंग टू द लो आउटपुट एट अ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहता है एक तो प्रोडक्शन कम होता था और कॉस्ट ऑफ आउटपुट क्या आ रही थी, ज्यादा आ रही थी। देयरफॉर लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिकल, तो जो उनके पास जमीनें थी ना टुकड़ों में, वो सारी की सारी क्या थी बेटा, अनइकोनॉमिकल का मतलब थी महंगी पड़ती थी उनको, सस्ती नहीं पड़ती थी। जमींदारी सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, ये वही सिस्टम है जो मैंने अभी आपको पूरा डायग्राम चार्ट के थ्रू समझाया था, पढ़ भी लेते हैं। कहता है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अ यूनिक लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कहता है जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए ना बेटा, तो एक यूनिक सिस्टम जनरेट किया गया लैंड रेवेन्यू का। अंडर दिस सिस्टम a triangular relationship was set up between the government, the owner and the tiller of the soil. This system was called a जमींदारी सिस्टम। ट्रायंगुलर आप समझ गए कैसे था, ब्रिटिशर्स, जमींदार और फार्मर्स, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बन गया। एक इसको पैसे दे रहा है, वो उससे पैसे ले रहा है, तो नुकसान में कौन जा रहा है, फार्मर जा रहा है हमारा। ठीक है, फिर आता है फीचर ऑफ जमींदारी सिस्टम आर एस फॉलो। कहता है ये जो जमींदारी सिस्टम था इसके फीचर्स बताइए क्या क्या थे। तो बेटा पहला था, जमींदारी वर रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल। जो जमींदार थे ना उनको क्या बना दिया गया, एक तरीके से परमानेंट सॉइल का क्या बना दिया गया, मालिक बना दिया गया। जमींदार हैड टू पे अ फिक्स सम ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एज अ लैंड रेवेन्यू। जमींदारों को एक फिक्स्ड अमाउंट किसको देना होता था, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिशर्स। इफ दे आर अनेबल टू डू सो दे स्टूड अ डेंजर ऑफ लूजिंग देयर राइट। उनको क्या डर होता था कि अगर हमने ये अमाउंट पे नहीं किया तो हमारे को जो ये ओनरशिप राइट मिला हुआ है जमींदारी का, ये क्या लिया जाएगा, हमसे छीन लिया जाएगा। जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे वांट फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉयल एज दे विश एंड कुड। वो सामने वाले किसान से जितना मर्जी रेंट ले जा सकते थे, जितना मर्जी चाहे, ज्यादा से ज्यादा किसानों को क्या कर सकते थे बेटा, वो लूट सकते थे। उनको पूरा अधिकार दे दिया था, किसने, ब्रिटिशर्स ने दे दिया था। ठीक है, फिर देखिए यहां पे कहता है प्रॉब्लम्स विद द जमींदारी सिस्टम। चलो सर जमींदारी सिस्टम समझ आ गया क्या था। अब सर ये जो जमींदारी सिस्टम था ना, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिली, देखिए। पहला, अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टिलर ऑफ द सॉइल बाय द जमींदार। जरूरत से ज्यादा क्या किया जा रहा था बेटा, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, किसका, फार्मर्स का। दूसरा, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द टिलर। और जो जमीनों का रेंट था वो भी जरूरत से ज्यादा पे करना पड़ता था फार्मर्स को, किसको, जमींदारों को। तीसरा, टिलर वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर रिजल्टिंग इन अर्निंग जस्ट टू मीट देयर बेसिक नीड। जो फार्मर था, देखो एक्चुअल में मालिक कौन होना चाहिए बेटा, जमीन का, फार्मर होना चाहिए जो उस पर कृषि कर रहा है। मालिक कौन था, जमींदार। तो वो एक तरीके से क्या थे, लैंडलेस ओनर थे, यानी उनकी जमीनें नहीं थी, किसान भाइयों की जमीनें नहीं हुआ करती थी। जो प्रॉफिट कमाता था वो जमींदार कमाता था। ये सिर्फ उतना ही कमा पाते थे जितना इनकी फैमिली के लिए क्या होता था, नीडेड होता था, उससे ज्यादा इनके पास नहीं बचता था। फिर आता है फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है ये समझते हैं। कहता है कमर्शलाइजेशन मीन दैट देयर वर शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन टू द मार्केट। अभी बेटा देखो हमने क्या पढ़ा, अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा कि जो किसान थे, किसान सिर्फ उतना उगाते थे जितना उनको अपने लिए नीडेड होता था, यानी वो सरप्लस तो उगा ही नहीं रहे हैं। अब लेकिन ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे बेटा, ब्रिटिशर्स चाहते थे प्रॉफिट कमाना है कैसे भी करके। दो तरीके के क्रॉप्स होते थे बेटा, एक होता था कैश क्रॉप, एक होता था फूड क्रॉप। फूड क्रॉप को होगा व्हीट, मेज, बाजरा, जो हमारे खाने पीने के काम आता है। कैश क्रॉप वो होता था जो मार्केट में बेचे जाने के काम आता था। तो जमींदारों को कह के उन्होंने क्या कराया, किसानों को मजबूर करा। फोर्स कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आप फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम कर दो और कैश प्रोडक्शन क्या कर दो, आप ज्यादा कर दो, जिससे कि मुनाफा किसको मिले, ज्यादा से ज्यादा जमींदारों को। और जमींदारों का मुनाफा मतलब किसका मुनाफा था, ब्रिटिशर्स का मुनाफा था। कहता है कमर्शलाइजेशन मींस दैट देयर वर अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन टू द मार्केट। कहता था ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोलाइडेड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। Therefore, this commercialization of crop was done to meet the requirement of the indigo that was used by the textile industry in the Britain for the purpose of dyeing and bleaching. बेटा ये किया भी क्यों गया था, ये ध्यान से सुनना मेरी बात को।
यहाँ पे इन्होंने एक टीसी लिखा, एक्चुअल में हुआ क्या कि उस टाइम पे ना ब्रिटेन के अंदर क्या आई, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब वहां पे सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई, कपड़े की। अब कपड़े को रंगने के लिए ना एक शाई होती थी जिसको बोला जाता था इंडिगो, वो इंडिया में पाई जाती थी सिर्फ, वो भी वेस्ट बंगाल के अंदर, और कहीं पे नहीं मिलती थी। अब उनको पता था कि जो हमें इंडिगो चाहिए वो सारा का सारा कहाँ से मिलेगा बेटा, इंडिया से मिलेगा। तो उन्होंने हमारे यहाँ किसानों को क्या करा, जो वो फूड प्रोडक्शन कर रहे थे उससे हटा के किसमें लगा दिया, इंडिगो के प्रोडक्शन में लगा दिया, क्योंकि उसमें उनका क्या था, बेनिफिट था। तो इसे बोला गया फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कंक्लूजन, ऑल दीज रीजंस कंबाइंड शोज दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। इससे हमें यह पता चलता है कि जो इंडिपेंडेंस जिस टाइम हमें मिली, तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था एक तो पिछड़ा हुआ था। स्टैग्नेंट का मतलब होता है बेटा रुका हुआ, स्थिर, कांस्टेंट। स्टैग्नेंट के आगे लिख लेना रुका हुआ, कांस्टेंट था, यानी उसके अंदर कोई भी इंक्रीमेंट चेंज देखने को नहीं मिल रहा था। अब इसके आएंगे बेटा एमसीक्यूज। कहता है व्हाट टर्म रेफर्स टू फार्मिंग डन टू मीट ओनली द बेसिक नीड्स ऑफ द फार्मर एंड हिज फैमिली। जिससे मैं पूछूं वही आंसर करेगा बेटा। जब फार्मर सिर्फ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ही उगाते हैं उस टर्म को क्या बोला जाता है प्रणव? बी, सबसिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल इन इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग अ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे हम ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंडेंट थे बेटा? रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे। उसका रीजन क्या था बेटा? बी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। What triangular relationship did जमींदारी सिस्टम एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? कहते हैं जमींदारी सिस्टम के अंदर कौन सा ट्रायंगुलर रूल बनाया गया था जब ब्रिटिशर ने हमारे यहाँ पे रूल किया था प्रियांशी? सी, बिटवीन द गवर्नमेंट, लैंड ओनर एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। यानी लैंड ओनर कौन हो गए? जमींदार। गवर्नमेंट कौन हो गई? ब्रिटिशर्स। टिलर कौन हो गए? फार्मर्स। What was the primary purpose of forced commercialization of agriculture during the British rule in India? कहता है क्या रीजन था जिसकी वजह से लोगों को फोर्स किया गया था किसके लिए? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। साक्षी? सी, टू मीट द डिमांड फॉर द इंडिगो बाय द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री। What were the consequences of the जमींदारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? कहता है जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पे आया तो उसके कंसिक्वेंसेस यानी कि परिणाम क्या थे, क्या प्रॉब्लम हुई इंडिया के अंदर भाई? डी, द स्टेटस ऑफ टिलर बीइंग रिड्यूस्ड टू द लैंडलेस लेबरर। जो हमारे यहाँ पे फार्मर्स थे वो क्या हो गए बेटा? एक तरीके से लैंडलेस लेबरर कहलाने लग गए। ठीक है, अब उसके बाद अगला सेक्टर कौन सा आया सर हमारा यहाँ पे? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके अंदर यह है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, यानी जिस शाम हमारे देश को आजादी मिली, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो कंडीशन थी कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके का था, अब पढ़ते हैं बेटा। पहला, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया के अंदर कोई भी एक इंडस्ट्री अच्छी नहीं थी, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। रीजंस क्या थे? सबसे पहला, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट aimed at reducing the India to the status of mere exporter of the import raw material for the upcoming modern industry in Britain। देखो बेटा ये पॉइंट भी समझो। हुआ क्या, जैसे कि एक एग्जांपल दिया मैंने अभी आपको इंडिगो का, ठीक है, ये है यहाँ पे ब्रिटेन। इंडिगो प्रोड्यूस कहां पे हो रहा है बेटा? इंडिया में। इंडिया से ये एज अ रॉ मटेरियल कहां पे जा रहा है सारा सामान? ब्रिटेन में। ठीक है, तो इंडिया एक तरीके से इसे क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि ये जो एक्सपोर्ट हो रहा था ना, इसको तो क्या कर दिया बेटा? सस्ता कर दिया। इसके प्राइस क्या कर दिए? कम। क्योंकि इन्हें पता है कि किससे खरीद रहे हैं हम? इंडिया से खरीद रहे हैं, तो इनको सस्ता मिलना चाहिए, तो इसके प्राइस क्या कर दिया उन्होंने? कम। टैक्स पॉलिसीज ऐसी बना दी जिससे कि ये सस्ता हो जाए। फिर ये रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था। ब्रिटेन के अंदर क्या होता था बेटा? कहां पे जाता था ये? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया बेटा एक तरीके का फाइनल गुड्स, कपड़े बनते थे वहां पे। वो वापस कहां पे आता था बेटा? इंडिया में। तो इंडिया बेसिकली अब उसका कर क्या रहा है? एक तरीके से इंपोर्ट ही तो कर रहा है ना। इस इंपोर्ट के प्राइसेस को क्या कर दिया बेटा? उसने बढ़ा दिया। यानी कि हमसे ही कच्चा माल लिया सस्ते दामों में, उस कच्चे माल से क्या बनाया? फाइनल गुड्स। उस फाइनल गुड्स को वापस ही इंडिया बेचा, लेकिन किस में बेचा? ज्यादा प्राइसेस में। तो इंडियन इकोनॉमी डबल तरीके का लॉस झेल रही थी कि अपना माल बेच रहे हैं सस्ते में, उनसे माल खरीद रहे हैं महंगे में। तो ये वाला जो प्रॉब्लम हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर मेंशन करी गई है, ध्यान से देखिए बेटा। कहता है सिस्टमेटिक में क्या करा?
रिड्यूसिंग इंडिया टू स्टेटस ऑफ अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया सिर्फ क्या बन के रह जाए बेटा, एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन के रहे, इंडिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्री ना लग सके। एंड इंपोर्टर ऑफ अ मॉडर्न ब्रिटिश इंडियन, ठीक है। टर्निंग इंडिया इनटू अ बिग मार्केट फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उन्हें पता था बेटा पॉपुलेशन ज्यादा कहाँ है, इंडिया के अंदर, हम अपना माल बना के बेच कहाँ पे सकेंगे, इंडिया में। तो वो दो फायदे चाहते थे कि इंडिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्री ना लगे, सारा का सारा रॉ मटेरियल हम इनसे सस्ते में खरीदें, और जो भी हम फाइनल गुड्स बनाए वो सारा का सारा कहाँ पे बेचे, यहाँ के इंडिया के अंदर बेचे। उसका एक बेसिक एग्जांपल क्या सर, वो 1947 में होता था? नहीं बेटा, वो 2025 में भी हो रहा था। ट्रंप ने क्या बोला, जब एप्पल कंपनी ने ये बोला कि मैं इंडिया के अंदर अपना प्लांट लगाऊंगी, तो वहां पे डिबेट छिड़ गया, क्योंकि एप्पल कहाँ की है, कैलिफोर्निया की है, यूएस की। ट्रंप ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप इंडिया के अंदर जाके प्रोडक्शन नहीं करोगे। लेकिन क्योंकि बेटा ट्रंप देश को नहीं चलाता, चलाते कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट चलाते हैं। आज हमारी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अडानी की और अंबानी की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि भैया पैसा कहां से आ रहा है, इन लोगों से आ रहा है, गवर्नमेंट पैसा नहीं कमा रही है। गवर्नमेंट के अपने सोर्सेज हैं, ठीक है, टैक्स है, ये सब कुछ है, लेकिन पैसा देने वाले तो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, बड़े बड़े। तो सीधी सी बात थी, जो एप्पल के मालिक थे उन्होंने साफ मना कर दिया भैया कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मेरे को इंडिया में प्लांट लगाना है, मैं इंडिया में प्लांट लगाऊंगा। रीजन क्या था, उन्होंने अपना बिजनेस देखा कि पूरी दुनिया में एक तरफ एप्पल बिकता है और जितना एप्पल इंडिया के अंदर बिक जाता है जाके वो अलग है। तो उन्हें दिख रहा है कि सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है मेरे प्रोडक्शन के लिए, इंडिया है। तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आके कहां पे प्रोडक्शन चालू किया बेटा, इंडिया में चालू किया। तो ये चीज पहले भी थी और आज भी कोशिश की जाती है कि इंडिया के अंदर कोई इंडस्ट्री ना लग सके, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि अब ये क्या बनता जा रहा है, इंडिया एक तरीके से हब बनता चला जा रहा है, ठीक है। अब फिर आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ अ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बेटा लास्ट क्लास में ना हमने एक चीज पढ़ी थी, इंडिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर या बेनिफिट था हमारे लिए, वो क्या था, हैंडीक्राफ्ट। यानी हमारे यहाँ पे जो हाथ से बनाई गई चीजें थी, उनके क्या होती थी बेटा, बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, लोग उसकी डिमांड बहुत ज्यादा करते थे और हम उससे प्रॉफिट कमा रहे थे। ये बात ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको क्या कर दिया बेटा, खत्म करना स्टार्ट किया। कैसे? The decline of indigenous handicraft industry due to the introduction of discriminatory tariff policy by the colonial government। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या था, created not only massive unemployment in India but also a new demand in the Indian consumer market, which was profitably met by increasing the import of cheap manufacturing goods from the Britain। सुनो, यहां पे देखो बेटा, एक क्वेश्चन ना आगे भी आएगा, व्हाई डज हैंडीक्राफ्ट रिड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, या हैंडीक्राफ्ट इंडिया के अंदर खत्म क्यों हुआ, उसका रीजन बताओ। देखो क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं भैया, हैंडीक्राफ्ट, ये है इंडिया यहाँ पे, दूसरी तरफ कौन है सर, ब्रिटेन। ये क्या बना रहा है बेटा, मशीन मेड गुड्स, ठीक है। अब ध्यान से पॉइंट सुनते जाना, टाइम किसको बनाने में ज्यादा लगेगा, हैंडीक्राफ्ट को, इसको बनाने में टाइम क्या लगेगा, कॉस्ट इसको बनाने में ज्यादा लगेगी, इसको बनाने में कम लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो टाइम कम लेगा, वो प्रोडक्शन बहुत तेजी से होगा, उसकी कॉस्ट कम आएगी। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज थी, ड्यूरेबिलिटी, इसकी कम होगी, मशीन मेड गुड्स की, फर्क तो है ही ना भाई, मशीन से जो बन के चीजें आ रही हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। अब उल्टा गेम खेल गए, दूसरा क्या करा, इसकी वजह से हुआ क्या बेटा, हैंडीक्राफ्ट गुड के जो प्राइस थे वो बढ़ गए, मशीन मेड गुड्स के प्राइस थे वो क्या हो गए, कम हो गए। तो इंडिया के लोगों ने रिप्लेस कर लिया किसको, हैंडीक्राफ्ट गुड की जगह क्या खरीदना स्टार्ट कर दिया, मशीन मेड गुड्स। ऊपर से उन्होंने क्या करा बेटा, टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया जिससे कि हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया, और ज्यादा महंगा हो गया, और जो उनके इंपोर्टेड गुड्स थे वो क्या हो गए, इंडिया के अंदर सस्ते हो गए। तो उनके गुड्स की डिमांड इंडिया में भी बढ़ गई और अपने देश में भी बढ़ गई, और हमारे हैंडीक्राफ्ट की डिमांड बाहर तो खत्म हुई हुई, साथ साथ कहां पे खत्म हो गई, इंडिया में भी खत्म हो गई, जिसकी वजह से साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट करते थे उनका काम क्या हुआ, एक तरीके से छीन लिया गया उनसे, ठीक है। चलिए अब आगे, कहता है स्लो ग्रोथ ऑफ अ मॉडर्न इंडस्ट्री। कहता है पहली बात तो यहाँ पे कोई मॉडर्न इंडस्ट्री थी नहीं बेटा, और थी भी तो उसकी जो ग्रोथ हो रही थी वो क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा स्लो हो रही थी। कहता है इन इंडिया मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्टेड कमिंग अप ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ 90th सेंचुरी, बट देयर प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो। बेटा सेकंड सेंचुरी में बोला गया ना, 1920, 1929 के अंदर जमशेद जी भाई टाटा ने टाटा ग्रुप की सबसे पहली इंडस्ट्री लगाई थी, जमशेदपुर भिलाई प्लांट था वो उनका।
ठीक है, उसे स्टील प्लांट बोला जाता है। सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडिया के रहे हैं वो कौन रहे हैं, टाटा परिवार रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो, पहले के टाइम में जैसे आज कहावतें दी जाती है, तुम बड़े अंबानी लग रहे हो, रईसों के लिए कहावत किसकी साइड बैठ गई, अंबानी की। पहले के टाइम में जब दी जाती थी तो सब जो आपके दादा वगैरह होंगे उनके मुंह से सीधा ये निकलता, तुम बड़े टाटा बिरला हो। टाटा बिरला क्यों बोला जाता था, उस टाइम के रिचेस्ट वो थे और अब भी रिचेस्ट वही हैं। उनके रीजंस आपको पता है रिचेस्ट क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि उनका जो काम था वो शुरू से ही क्या रहे हैं बेटा, वो देश के हित में काम करा उन्होंने। वो बीइंग अ प्रॉफिटेबल नहीं रहे, प्रॉफिटेबल इन द सेंस ये नहीं प्रॉफिट नहीं कमाया उन्होंने, जो भी प्रॉफिट कमाया उसका 60-70% डोनेशन में दिया हुआ है। सिर्फ 2-30% जो होता है उससे इंडस्ट्री चलाते हैं वो। आप ये लगा लो उस 30% को भी अगर देखोगे तो रिलायंस के बहुत अच्छे खासे अमाउंट के बराबर बैठता है। तो बताया जाता है कि अगर वो 100% अपने पास रख लेते तो उनसे कोई भी आगे, आज इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी शायद वो टॉप 10 में आ रहे होते। लेकिन उनका शुरू से रूल क्या रहा, डोनेशन पे ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने, ठीक है। अब द कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियाज वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात, while jute mill dominated by the foreigners were concentrated in बंगाल। जो भी हमारे यहाँ पे बेटा कॉटन इंडस्ट्री वगैरह थी वो सारी कहाँ पे थी बेटा, हमारे यहाँ पे नेमली महाराष्ट्र और गुजरात में। और जो कंसंट्रेटेड मैंने बताया ना, इंडिगो कहाँ मिलता था, बंगाल में, तो वो इन्होंने यहाँ लगा रखी थी। सब्सिक्वेंटली द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगन कमिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको टिस्को बोला जाता है आज भी है, वह सेटअप इन 1907, सॉरी 19 यानी 1929 से पहले भी एक इंडस्ट्री लगा देगी जिसका 1907 में बनाया गया। ए फ्यू अदर इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो उसके बाद कुछ और इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर देखने को मिली। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, पहले हम समझ लेते हैं सर ये कैपिटल गुड इंडस्ट्री होती क्या है। बेटा कैपिटल गुड इंडस्ट्री उनको बोला जाता है जो खुद क्या बनाती है, मशीनरी बनाती है, यानी जिनसे आगे प्रोडक्शन होता है। यानी वो इंडस्ट्री जो खुद आगे फ्यूचर में क्या प्रोड्यूस करती है, मशीनरी प्रोड्यूस करती है, और मशीनरी के हेल्प से क्या होता है, आगे प्रोडक्शन होता है, उसे कैपिटल गुड इंडस्ट्री बोला गया। Capital good industry are those industry which can produce machine, tool, etc., which are in turn used for the producing article for the current consumption। ठीक है, जैसे कि क्या बना दिया किसी ने, आटे की चक्की मशीन बना दी, तो वो क्या हो गई, कैपिटल गुड इंडस्ट्री। अब उससे क्या पीसेगा, आटा पीसेगा बेटा आगे, है ना। तो वो क्या है, कैपिटल गुड इंडस्ट्री बनाती है, और उस मशीन से क्या होता है फिर आगे फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इंडिया। कहता है लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम पे मुश्किल से ही कोई इंडस्ट्री थी जो इंडिया के अंदर काम कर रही थी। Inadequate industrial growth, the growth rate of new industrial sector and its contribution to the GDP remained very small। पहली बात तो ग्रो हो ही नहीं रही थी, हो भी रही थी बेटा जीडीपी में उसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था। फिर आता है लिमिटेड रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। देखो बेटा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का रोल बहुत ही लिमिटेड था। कैसे, द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज वेरी लिमिटेड, इट रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू द रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। कहता है उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज थी ना वो ज्यादातर कहाँ थी, पब्लिक सेक्टर सिर्फ 2-4 चीजों को देख रहा था, हमारी रेलवे लाइन को देख रहा था, दूसरा क्या आ गया बेटा, पावर जनरेशन, बिजली, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, इन सब के ऊपर ध्यान दे रहा था। यहाँ पे देखो कुछ दिया हुआ है, ये रहा। कहता है बिफोर 1850 नो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन, लॉस ऑफ जीडीपी ड्यू टू द डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारे यहाँ से क्या हो गया बेटा, एक तरीके देखो 1947 में हम आजाद हुए, लगभग फॉरेनर्स ने हम पे कितने साल राज किया था बेटा, 200 साल। तो 1947 में से 200 साल घटा दो तो 1747, यही हो गया ना लगभग। वो हमारे देश में कब आ गए होंगे, 1747 या 1750 के अराउंड आ गए। उसके बाद उन्होंने 200 साल यहाँ पे राज किया। तो कहता है 1850 के टाइम पे क्या हो गया, ये सब खत्म हुआ। फिर 1850 से लेके 1947 तक, जब तक वो हमारे यहाँ पे रहे, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो था बेटा वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को देख रहा था जैसे कि कॉटन, टेक्सटाइल और जूट, और पब्लिक सेक्टर किसको देख रहा था, रेलवे, पावर, कम्युनिकेशन को। ठीक है। What was the main goal of British government systematic deindustrialization policy to India in India? क्या था बेटा उसका रोल, क्यों कर रहे थे वो भैया बताओ। To turn into a market for British manufacture goods। फिर आता है what impact did decline of indigenous handicraft industry have on the Indian economy during the British rule। कहता है जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया था उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा बेटा नंदनी। ए रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या हुआ, डी इंक्रीज, डी इंक्रीज इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर,
क्योंकि बेटा हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया तो हमारे देश में तो बचा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ा, बाहर का गुड्स ज्यादा खरीदना पड़ा, ठीक है। When did modern industry begin to emerge in India during British rule with a focus of cotton and jute textile? कौन सी सेंचुरी के अंदर बेटा मॉडर्न इंडस्ट्री यहाँ पे आनी स्टार्ट है, 19th सेंचुरी। What significance of the capital good industry in the industrialization? कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ जी बोलो। बी, इट प्रोड्यूस मशीनरी एंड टूल्स फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। What was the role of public sector in India's industrial development? कहता है पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर। सरकारी सेक्टर कहां पे था बेटा हमारा, इट वाज लिमिटेड टू द रेलवे, पावर जनरेशन एंड कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स। यहां तक ये सीमित था बेटा हमारा, ठीक है। यहां तक इसको अच्छे से कर लेंगे बच्चे सब, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर।